बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम गत कालांशों से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। हमने पूर्व कालांश में विविध विद्वानों द्वारा विविध काल सीमा को ध्यान में रखकर जो नामांकन किए उसकी चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वसामान्य रूप में हुआ और वो क्या था। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो आचार्य शुक्ल ने किया था उसे अधिकतम सभी साहित्यकारों ने, विद्वानों ने स्वीकार कर लिया था। और ये सत्य भी है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो नवीन शोधों के संदर्भ में शुक्ल जी के काल विभाजन को लेकर आपत्तियां उठाई थीं, वो भी जो है उपेक्षित नहीं थी। निश्चय ही ये विचारणीय था और इस तरह समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वमान्य रूप में जो है इस रूप में किया गया, जो है आदिकाल, जिसे प्रारंभिक काल भी कहा गया, जिसकी समय सीमा थी 750 से 1350 ईस्वी तक। दूसरा काल का नाम था पूर्व मध्यकाल या कहें भक्ति काल, वो 1350 से 1650 ईस्वी तक रहा। तीसरा जो नाम दिया गया वो था उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसकी समय सीमा थी 1650 से 1857 तक। और बच्चों, आधुनिक काल, जिसमें कहें कि गद्य और पद्य दोनों लेखन होने लगे थे, तो उसे जो है समय सीमा में बांधा गया 1857 से आज तक। तो बच्चों, पुनर्जागरण काल जो है, जिसे हम भारतेंदु युग भी कह सकते हैं, वह नाम जो है प्रारंभिक आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा गया। वो काल था 1857 से 1908 तक। दूसरा काल जो कि द्विवेदी युग भी कहा गया, जिसका नाम सुधार और परिष्कार काल भी कहा गया, क्योंकि गद्य की भाषा जो थी वो परिष्कृत हो रही थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जिसमें मुख्य भूमिका रही, इसलिए इस काल का नाम द्विवेदी युग भी कहा, जिसकी समय सीमा है 1908 से 1915 तक। इसके पश्चात जो तीसरा युग आया आधुनिक काल का, वो था छायावादी युग, जिसकी समय सीमा निर्धारित हुई 1915 से 1938 तक। और छायावाद युग के बाद, जिसे छायावादोत्तर युग कहें, वो युग जो था वो विभाजित हुआ दो रूप में, जिसका प्रारंभ काल जो कि 1938 से 53 तक का था उसे प्रयोग काल और प्रगति युग काल कहा गया। और 1953 से जो कि अभी तक चलता चला आ रहा है, नई नई प्रवृत्तियों को संजोते हुए, वो काल नवलेखन काल के रूप में जो है उसका नामांकन हुआ। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन कालों में विभाजित किया गया, उनके नामकरण का प्रश्न भी विवादास्पद रहा। नामांकन विविध विषयक विवाद जो थे वो अनेक कारणों से उत्पन्न हुए। सर्वाधिक विवाद प्रारंभिक काल को लेकर हुआ, और यह वह काल था जहां विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से पृथक पृथक नाम प्रस्तावित किए थे। भक्ति काल को सभी ने भक्ति काल के रूप में स्वीकार किया, किंतु रीति काल का नामकरण भी विवादास्पद रहा। जहाँ तक आधुनिक काल के नामकरण का प्रश्न है, उसे आधुनिक काल तो सभी ने स्वीकार किया, किंतु उसकी व्यापक परिधि और उसमें निहित वस्तु वैविध्य के कारण उसके उपखंडों को नामकरण को लेकर किंचित विवाद रहा। यहाँ हम सर्वप्रथम प्रारंभिक काल को ही बात करेंगे।
हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, जिसे हम प्रारंभिक काल कहें, जिसे हम अपभ्रंश काल कहें, जिसे हम चारण काल कहें, जिसे हम सिद्ध सामंत काल कहें, वीर गाथा काल कहें, बीज विजपन काल कहें, ये जितने भी हमारे साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए, तो उसमें जो है सर्वमान्य मान जो है, जो सारी प्रवृत्तियों को अपने में संचित करते हुए, संयोजित करते हुए जो नाम उचित बैठा, वो था आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा 14वीं शताब्दी तक फैली हुई थी, जिसका प्रारंभ को लेकर विद्वानों में भले ही विवाद हो, किंतु अधिकांश जो विद्वान हैं इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही स्वीकार करते हैं। इस काल के लिए विभिन्न नाम सुझाए गए थे। डॉक्टर गेयर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और राहुल साकृत्यानंद ने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज विजप्पन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या कहें कि चारण काल कहा। तो इस प्रकार इन सब बातों में कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालों का नामांकन जो सर्वप्रथम गेयर्सन ने किया था, गेयर्सन ने पहले नामकरण की ओर किसी और विद्वान का ध्यान नहीं गया, जितना गेयर्सन ने इसे चारण काल तो कहा, लेकिन चारण काल कहने के पीछे उन्होंने जो पुष्ट तर्क दिए वे नहीं बता पाए कि चारणों की जैसी प्रवृत्ति इस कालखंड में मिलती भी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में गेयर्सन द्वारा किया गया नामकरण जो है वो अनुपयुक्त माना गया। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने यह आशय कहा कि प्रारंभिक भाग को 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसे पूर्व प्रारंभिक हिंदी नाम दिया जाए या उत्तर आरंभिक हिंदी नाम दूसरे भाग को दिया जाए तो इसमें कोई जो है विवाद ना होगा, लेकिन इस बात को भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु के विचारों पर अपनी बात कहते हुए कहा कि यदि हम इस काल को वीर गाथा काल नाम दें तो यह सब जो है सर्वाधिक उपयुक्त भी रहेगा और सार्थक भी रहेगा। इसको मानते उन्होंने जो बातें कही वो कहा कि ये जो युग है वो वीर गाथाओं की प्रधानता से है युक्त है। इसमें जो भी ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं वो वीर गाथात्मक और वीर रसात्मक हैं। इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो थी कि इस समय के जो प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं के आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इनका नामांकन वीर गाथा काल उचित भी बैठता है। वीर गाथा काल में जो भाषा का प्रयुक्त हुआ है वो है अपभ्रंश, जो कि हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप था, इसलिए हमें इसे प्रारंभिक हिंदी रूप भी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। इस तरह अपभ्रंश की प्रकृति या तो धार्मिक आध्यात्मिक विषयों के अनुकूल है, अतः इसे वीर गाथा काल के नामांकन का प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। आलोच्य युग जैसे कि हम प्रारंभिक युग कह रहे हैं वो वीर गाथाओं के अतिरिक्त जो धार्मिक साहित्य मिलता है वो आचार्य शुक्ल की दृष्टि में उपेक्षणीय था, क्योंकि उसके अनुसार कोई धार्मिक रचनाएं या साहित्य क्षेत्र में जो है रचनाएं नहीं की जा रही थी। इसलिए उन्होंने जो है अपनी बात को समीक्षित करते हुए कहा कि अगर इसे वीर गाथा काल नाम दिया जाए तो सर्वोपयुक्त रहेगा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहते हुए कहा कि आदिकाल कहना इसलिए सर्वसम्मतियुक्त रहेगा क्योंकि इस काल का प्रारंभिक
जो है वो समय आदिकाल है। आदि का मतलब है प्रारंभिक समय। और यह जो काल है इस तरह उस समय की सारी प्रवृत्तियों को और उस तरह की सारी परिस्थितियों को अपनों में अपने नाम के अंदर समाहित रखेगा। इसी तरह आचार्य द्विवेदी जी ने धर्म और साहित्य दोनों को जो है गति मानते हुए उसको प्रसारित भी किया और उसके उन ग्रंथों की सारी प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि इस सब का प्रभाव जो कि साहित्य पर भी पड़ा है, ये हमें जो है अस्वीकृत नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों ने क्योंकि मान सम्मान दिया है, तो इसीलिए जो कि इस काल में रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और अन्य कई फुटकर विषयों पर भी जो है साहित्य लिखे गए थे, तो उस पर भी हमें विचार करते हुए हमें इसका नाम आदिकाल ही जो है मानना चाहिए और यह सर्वसम्मत रहेगा। इसलिए रामकुमार वर्मा ने इस आदिकाल के नाम पर अपनी मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस काल को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, संधि काल और चारण काल। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के मिलन बिंदु को संधि काल और चारण भाटों की क्योंकि वो रचनाएं इसलिए इसे चारण काल का अंतर्गत रखा माना चाहिए। डॉक्टर वर्मा ने इन सारी बात को सत्य के निकट मानते हुए अपनी बात जो है सबके सामने लाई और रखी, लेकिन जो है अधिकांशतः लोगों ने इस बात पर अपनी सर्वसम्मति नहीं दी, क्योंकि आगे जो कि राहुल साकर्यानंद जी थे, उन्होंने भी नाम जब सिद्ध सामंत काल नाम से मंडित किया तो उन्होंने कहा क्योंकि ये काल जो है इसलिए इस काल तक मानना चाहिए क्योंकि इसने जीवन की जड़ता को छोड़कर जो है जीवन तो नया होने की जो है चेतना दी थी। जहाँ तक आधुनिकता का प्रश्न है, वो भाव चेतना जो है वो नवीनता को लिए हुए है, उन रूढ़ियों और जड़ता से मुक्ति को लिए हुए है। इसलिए हमें इस काल को सिद्ध सामंत काल कहें तो उपयुक्त रहेगा। तो बच्चों, इस तरह जो है हम देखें कि जो इसका विभाजन है, जो बाद में आधुनिक काल के नाम को भी जो है अलग अलग कालों में विभाजित कर रहा था, उसमें भी सारे विद्वानों ने अपनी बात कही थी कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल का साहित्य कहना चाहिए, द्विवेदी युग को जागृति का, नवोन्मेष और परिष्कार का युग कहना चाहिए, छायावादी युग जो है उसे छायावाद युग कहना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है हमारी सूक्ष्म बोध जो है वो हमारे साहित्य रचनाओं में और साहित्यकारों में आ रहा था। प्रगतिवादी युग जो कि समाजवाद की बात करता है, वो युग जो है समाजवाद का युग था, स्वतंत्रता आंदोलन के निकट का युग था। तो ऐसे में प्रयोगवाद युग आया, जिसमें भाषा शैली के स्तर को भाषा अनुकूल बनाने की बात जो है वो रही और नए एक रचना शैली का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद के काल को नवलेखन काल कहा। तो हम देखते हैं कि इस तरह जो है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में नामांकन का और काल विभाजन का जो एक विवाद चला और एक निश्चित स्थिति तक पहुंचा, जिसे आज हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के पुनर्जागरण जिसे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, नवलेखन इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये रहा नामांकन और काल विभाजन को लेकर विवाद और उसका अंतिम निर्णय। आगे हम अगले सत्र में, अगले कालांश में चर्चा करेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियों की
और उस काल के साहित्यकारों की। धन्यवाद।